शुरू करने जा रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है। किसका टॉपिक है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, तो इसको हम लोग क्यों टॉपिक ही पढ़ने जा रहे हैं? देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये सारी चीजें आप लोग ने पढ़ रखी है। हमको बस डिस्कस क्या करना है, आपको मोल कॉन्सेप्ट क्या है और उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर हम लोग बात करें कि मोल कॉन्सेप्ट की, बेटा ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना जरूरी है। देखिए मोल क्या है, मोल किसका चैप्टर, मोल किसका टॉपिक है? कोई केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है? बताए मोल कॉन्सेप्ट किसका टॉपिक है? केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का या मैथ का है? मैथ का है। जनरली कैलकुलेशन है मोल एक, ठीक है। मोल एक क्या है? कैलकुलेशन है, ठीक। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, लेकिन हम लोग पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ना है। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं मोल का। दूसरा चीज आपको एक चीज इसमें और भी पढ़नी है कैलकुलेशन ऑफ मोल में, हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। एटॉमिक मास और मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास भी पढ़ना होगा एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दो चीजें हमारे पास ये हो गई, ठीक। एटॉमिक मास और मोलर मास। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, मोल को हम लोग पूरा लगभग डिस्कस कर चुके होंगे। और यहाँ पे जो एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं, तो ये तो खैर एक टॉपिक अच्छा है ही, इसको मैं समझाऊंगा एक एक करके, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात करें एटॉमिक मास और मोलर मास के बाद में हमारे पास एक टॉपिक और होगा जिसका नाम होता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन भी आजकल हम लोग को बहुत जरूरत बहुत है, ठीक। मोल का ही टॉपिक नहीं है, वो कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो भी परसेंटेज की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे भी पड़ सकती है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन भी हमको एक पढ़ना है टॉपिक, ठीक। एकदम बिल्कुल सीक्वेंसली आपको तैयार करना है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में हमारे पास एक टॉपिक और आता है परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। वो हम लोग को पढ़ना है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला पढ़ना है टॉपिक्स में, और कौन सा पढ़ना है? इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला हो गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आपको इसके बाद की बात करें कि इसके बाद क्या पढ़ना है, तो आपको एक टॉपिक और पढ़नी है जिसका नाम है डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, ठीक है। एक टॉपिक जिसका क्या नाम है बेटा? डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। अब ये हमको एक टॉपिक शुरू करना है, वेपर डेंसिटी। अब ये तीन चीज हम लोग, तीन चार चीजें, पांच चीजें हम लोग समझ जाएंगे, तो उसके बाद में एक और टॉपिक आता है हमारे पास समझने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री मोल का एक सबसे अच्छा पार्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो अब ये जो स्टोइकियोमेट्री टॉपिक है, स्टोइकियोमेट्री से क्या होगा? स्टोइकियोमेट्री आपको पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम समझाएगी, स्टोइकियोमेट्री पूरा आपको केमिकल काइनेटिक्स समझाएगी। तो ये दो तीन टॉपिक को कवर करता है, तो ये सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस स्टोइकियोमेट्री के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट स्पीशीज क्या होते हैं, मोर देन वन रिएक्टेंट स्पीशीज क्या होते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक यूनिटरी मेथड होता है, एक बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड होता है, और हमारे पास में एक पीओएससी होता है जिसको हम लोग एटम बम बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये सारे मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली एक चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे इतने टॉपिक्स हैं। अब इतने टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले आज कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल कैसे करते हैं बेटा? ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगर कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात करें, कभी जूता खरीदे हो? अच्छा, कभी केला खरीदा आपने? केला खरीदा है? केला खरीदा होगा ना? तो केला कैसे खरीदा होगा? किलो के हिसाब से या दर्जन के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से। हाँ, अगर आप इधर आगरा साइड गए होंगे या वेस्ट यूपी साइड गए होंगे तो ज्यादातर वहां पे किलो के हिसाब से केला मिलता है, लेकिन जनरली दर्जन के हिसाब से मिलता है जहां आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप दर्जन के हिसाब से लेते हैं, ठीक। जूता कभी खरीदा है? जूता खाया होगा अलग बात है, लेकिन जूता खरीदा है कभी? हाँ, खरीदा है? किस तरीके से मिलते हैं जूता? एक मिलता है कि पेयर में? पेयर में। अच्छा, एक छोटी सी एक बात बताओ, खाली एक चीज हमको समझाने के, जैसे अगर आपको चाय बनाना है, आप जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं, चाय बनाना, तो चाय बनाने के लिए आपको चीनी की जरूरत पड़ेगी,
चीनी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं चीनी? अब चीनी की जरूरत पड़ेगी तो आप जब आप जाएंगे कहीं पे चीनी लेने के लिए तो आप दुकान से कितनी चीनी लेने आएंगे? क्या मुझे हॉस्टल में चीनी की जरूरत है, मुझे 10 कुंटल चीनी दे दो, ऐसा जरूरत होगा? चाय बनाने के लिए कितनी चीनी की जरूरत पड़ेगी? 50 ग्राम, 100 ग्राम, एक पाव, 250, 300, 500 ऐसे तो लेके आओगे, नहीं लेके आओगे? अच्छा, जिस दुकान से लेने जाते हो, जब वो अपने स्टॉकिस्ट के पास जाता होगा तो वो कैसे लेके आता होगा? आधा किलो, 1 किलो लेके आता होगा, या फिर वो कुंटल 2 कुंटल लेके आता होगा? और जिस कंपनी में मैन्युफैक्चर होता होगा वो तो 100 कुंटल, 150 कुंटल, 500 कुंटल ऐसे बनाता होगा। ये तो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? एकदम सिंपल बात है, जब जैसी यूनिट की मुझे जरूरत होती है मैं वैसी यूनिट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम वो ले लेते हैं। ठीक है, हमें जूता खरीदना है तो पेयर में ले लिया, ठीक, हमें अगर जूता खरीदना है तो किसमें ले लिया? पेयर में। और अगर हमें मान लीजिए उसमें खरीदना है, चीनी खरीदना है तो हम उसमें ग्राम में ले लिए, हमको जब केला खरीदना था तो डजन में ले लिए। जिस तरीके से वो है उसी तरीके से एक मोल होता है बेटा। जैसे एक डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन का मतलब क्या होता है? 1 डजन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 डजन इज इक्वल टू 12। यही तो है। देखो एकदम बहुत सिंपल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये देखो यही सब चीजें सिखाएगी आपको। 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 12। कितना होता है? 12। एक डजन में कितने नंबर? 12। अगर मैं बोलूं 1 पेयर के में कितने नंबर? 1 पेयर के अंदर हमारे कितने नंबर होंगे बेटा? 1 पेयर के अंदर कितने नंबर होंगे? 2। एक डजन में 12, एक पेयर में 2। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? मैं बोलूं 1 सेंचुरी में कितना होता है? 1 सेंचुरी में, 1 सेंचुरी के अंदर कितना होगा? अगर 1 सेंचुरी की बात करें तो 1 सेंचुरी का मतलब क्या है? 1 सेंचुरी का मतलब क्या है? 100। ये तो होता है कि नहीं होता है? अरे ये बात तो पता होगा ना, 1 सेंचुरी। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? ये तो है। 1 सेंचुरी में 100 और 1 डिकेड नहीं बेटा, 1 डजन। 1 डजन में कितना? 12। और 1 पेयर में कितना? 2। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? पक्का ना? इतने कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरीके से एक मोल भी एक तरीके का कलेक्शन ऑफ नंबर है। एक मोल कितने नंबर का कलेक्शन है? 6.2 इंटू 10⁻23 इतने नंबर का कैलकुलेशन है। तो क्या 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ दिस यूनिट? 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ दिस यूनिट। और इस यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग चाहें तो क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? अवोगाड्रो नंबर। इसको अवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं। सर अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। मतलब सर जिस तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन करवाएं कि मोल को कैलकुलेट करने का, तो सर पहले मोल को तो बाद में कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मोल का कैलकुलेशन कैसे करना है? बाद में। पहले कौन सा कैलकुलेशन करना है मुझे? पहले तो सर ये करना है कि हमें ये पेयर, मैंने बोला कि आपके पास में 4 दर्जन केले हैं। कितने? 4 दर्जन केले। क्या 4 दर्जन केले मतलब कितने केले आपके पास में? 4 दर्जन का मतलब कितने बनाना? 48 ना। इसमें दिमाग तो नहीं लगाना पड़ रहा है। 4 मतलब 48 बराबर है। मैंने बोला कि आपके पास 10 जोड़ी जूते हैं। बताइए कितने जूते हैं? 20। 10 जोड़ी मतलब 20 जूते हैं कि नहीं? 4 मतलब 48 बनाना हो गया। इसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में, जैसे एक मैंने बोला कि हमारे पास में एक है, हमारे पास में मान लीजिए हमारे पास में बोला कि 1 मोल, हमारे पास मैंने बोला 1 मोल कैल्शियम आयन है। कितने आयन है? 1 मोल कैल्शियम आयन है। बताओ 1 मोल कैल्शियम आयन का मतलब कितना? 1 मोल कैल्शियम आयन का मतलब कितना हुआ बेटा? अरे सर सिंपल सर, 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 कैल्शियम आयन। इतने नंबर तो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक। अगर मैंने बोला कि सर हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि मेरे पास 4 मोल क्या है? 4 मोल CO2 मॉलिक्यूल है। 4 मोल क्या है? CO2 मॉलिक्यूल। 4 मोल CO2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है? 4 मोल CO2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? 4 इंटू में कितना? 4 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23 कर दे, या फिर सीधा सीधा कर दे क्या? 4NaCO2 मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा? बोलो सही कराओ कि गलत कराओ? 4NaCO2 मॉलिक्यूल। इतनी बात बराबर सबको? पक्का इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है? हम कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, मैं आपको एक सिंपल बात बताओ, अगर मैं आपको क्या दे रहा हूं? मोल दे रहा हूं। आपको मैं मोल दे रहा हूं, आपको मैं मोल दे रहा हूं, तो मोल से मैं क्या निकाल ले रहा हूं? ये नंबर निकाल ले रहा हूं कि नहीं निकाल ले रहा हूं? बोलो मोल से क्या कर निकाल ले रहा हूं? नंबर। अगर मोल से नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना होता है कि कुछ और करना होता है? तो क्या दिस इज द कैलकुलेशन नंबर 1? दिस इज द कैलकुलेशन नंबर 1। मोल से नंबर निकालना है, आप इंटू में Na कर दीजिए। जैसे मैंने बोला, अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखो, मैंने बोला कि आपके पास में 4 दर्जन केले हैं। 4 दर्जन क्या है? केले हैं, बनाना है। 4 दर्जन बनाना है। अगर 4 दर्जन बनाना है तो आप बताइए कितने बनाना है आपके पास में? कितने हुए? कितने? 48। तो मतलब 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से मल्टीप्लाई किया ना। मतलब 1 डजन का मतलब जानते हो ना, 1 डजन मींस कितना होता है? 12। और 1 पेयर का मतलब कितना होता है? 2। ये तो होता है कि नहीं? 1 पेयर का मतलब 2 और 1 डजन का मतलब 12। उसी तरीके से 1 मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। क्या एक कैलकुलेशन पहला समझ में आया कि मोल से हम नंबर कैसे निकाल रहे हैं? पहला समझ में आया कि नहीं?
मोल से नंबर कैसे निकालना, ये पहला कैलकुलेशन समझ में आया मुझे। लेकिन हमें तो एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ मोल करना था ना, हमें क्या करना था, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो अभी तो हमको एक पहला कॉन्सेप्ट जो समझ में आया है वो ये है कि सर मोल से नंबर कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखना कि मोल से नंबर कैसे निकाला जाता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर हम दूसरी बात कर रहे हैं आपसे, दूसरी बात कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, मेरे पास दूसरा एग्जांपल है कि आपके पास में मान लीजिए 60, अगर मान लीजिए 60 बनाना है आपके पास, कितने बनाना है, 60 बनाना है, 60 बनाना है। आप बताइए 60 बनाना है तो आपके पास कितने डजन बनाना है? अगर 60 केले हैं आपके पास, कितने डजन है? 5। कैसे किया आपने? डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 किया ना। मतलब आप एक बात समझ में आ रही कि सर अगर आपको नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, और आपसे कोई पर्टिकुलर यूनिट पूछ रखा है, क्या कर रखा है, पर्टिकुलर यूनिट पूछ रखा है, तो उस यूनिट का जो कलेक्शन ऑफ यूनिट होगा उससे डिवाइड कर दिया कि नहीं डिवाइड कर दिया है? बोलो, कलेक्शन से डिवाइड कर दिया कि नहीं? सर नंबर कितना दे रखा था आपको, 60, और आपको यूनिट किसमें पूछा था, डजन में। किसमें पूछा हुआ था, डजन में। बोलो बराबर है कि नहीं बराबर? तो आपने डिवाइड किससे किया? सर डजन के अंदर कलेक्शन कितना होता है, डजन के अंदर कितना कलेक्शन होता है, 12। मैं आपने 12 से डिवाइड कर दिया कि नहीं? बताओ आंसर कितना आया, कितना आया आंसर, 5 डजन। क्या 5 डजन आंसर आया कि नहीं? बोलो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है। ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बोला कि आपके पास में 40 शूज हैं, कितने शूज हैं, 40 शूज हैं, कितने शूज हैं, 40 शूज हैं। बताइए कितने पेयर शूज निकले आपके पास में? बट अगर पेयर पूछा है तो कैसे निकाला आपने? आप डिवाइड किससे किया, 2 से। यही तो है कि नहीं है? अब एक बार बताओ, अगर 60 बनाना है तो आपके पास ये 5 डजन हो गया। ये बात आपको समझ में अगर आ रही है, आप एक बार बताओ बेटा, अगर मेरे पास में बोलूं कि मेरे पास में इतना, अब मोल की यूनिट तो बहुत बड़ी है ना, तो मैं बोला कि मेरे पास में, मान लीजिए हमारे पास में 12 इंटू में 10 दी पावर कितने हैं, 10 दी पावर 24, क्या है, 24 एटम है। क्या है बेटा, 24 एटम है। तो बताइए इसके अंदर कैसे निकालेंगे? सर मैं निकालना क्या है, सर मोल। कितना क्या निकालना है, मोल। सर मोल का कलेक्शन कितने का नंबर का है? सर आप चाहे तो 6.02 ना लिखे, 6 इंटू 10 दी पावर 23 लिख लीजिए। खाली 6 इंटू 10 दी पावर 23 मैंने जैसे किया, ये 6 से 12 कटा, 2 कट गया कि नहीं कट गया, और ऊपर 24 नीचे 23, तो कितना बचा, 10। मतलब यहां पे कितना बचा, 20 मोल बचे कि नहीं बचा? बोलो सही आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो सर ये मोल से आप मोल से नंबर निकाल सकते हो, नंबर से मोल निकाल सकते हैं। सर ये बात समझ में नहीं है कि मोल का यूज कहां है, और आखिर आपको मोल सॉल्व क्यों नहीं होता है? आपसे मोल सॉल्व क्यों नहीं होता, इस बात को समझो। मोल इसलिए सॉल्व नहीं होता है कि जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे आम बोल भाषा में, जैसे अभी हम बोले कि जाओ चाय ले आओ, तो आप चाय क्या लेके आओगे, 1 कप 2 कप लेके आओगे, ड्रम भर के तो लाओगे नहीं, ड्रम भर के तो नहीं लेके आएंगे। अब होता क्या है कि अब मान लो चीनी की बात मैंने किया था, एग्जांपल में चीनी लिया था ना पहले, मैं बोला कि जाओ चीनी ले आओ, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 4 दाना चीनी लेके आए कि चाय बनाएंगे। 4 दाना तो नहीं लेके आओगे। क्यों नहीं लेके आओगे? क्योंकि दिमाग में ये बात पहले से चल रही है कि 4 दाना से काम नहीं चलेगा, 4 दाना से काम नहीं चलेगा। हमको चीनी ज्यादा लानी पड़ेगी चाय के लिए, जितना जरूरत होगी उतना लेके आओगे आप, बिल्कुल ये फिक्स है दिमाग में। उसी तरीके से अगर आप जूता खरीदने गए तो आपको ये भी पता है एक जूता से काम नहीं कर रहा है, एक जोड़ी लेनी पड़ेगी। तो ये सब किसके लिए डिफाइन है? ये सब आपके आम बोल भाषा में डिफाइन है कि आप रोज की जिंदगी में जो यूज करते हो, इसलिए उसको हम लोग पता है। लेकिन आप एक बात समझो बेटा, कि अगर आप चाह रहे हो कि ये मोल का टर्म पता लगे कि कहां यूज करते हैं, तो मोल इतनी बड़ी यूनिट है। अगर इतने तुम जूता ले लिए ना, मैं बोलूं 1 मोल रुपया तुमको दे दिया जाए। कितना? 1 मोल रुपया। तो 1 मोल रुपया मतलब समझ रहे हो, 6 इंटू 10 दी पावर 23 रुपया हो गया। ठीक, अगर तुम हर सेकंड करोड़ों रुपया खर्चा करोगे ना, तो भी तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी 1 मोल खर्चा करने में। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये ना सोच लेना कि तो हमारे अब जिंदगी की ख्वाहिश यही रह गई है कि हम 1 मोल रुपया कमाएंगे। अगर कम पड़ जाएगा जिंदगी में कमाने में, तो मतलब खर्चा करने में, तो कमाने में भी जिंदगी कम ही पड़ जाएगी। ठीक, वो इतना बड़ा यूनिट है। तो वो किसके लिए डिफाइन होगा, किसके लिए डिफाइन होगा? बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए। बहुत छोटी छोटी का मतलब क्या है? बहुत छोटे छोटे का मतलब क्या है? सर मोल इज यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हो गए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सारी चीजें हो गए। और सर वायरस, बैक्टीरिया, ये सब भी तो मोल में ही होते हैं ना। बोले कितने मोल बैक्टीरिया हैं, ये तो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता बायो में, कितने मोल बैक्टीरिया हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोल इज यूज्ड टू कैलकुलेट एटम, मॉलिक्यूल,
ये सब क्या है? एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम से भी छोटे होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के कैलकुलेशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक, हमने आपको पहला कैलकुलेशन क्या सिखाया था? हमने आपको पहला कैलकुलेशन ये सिखाया था कि अगर मोल से नंबर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इनटू में Na। और अगर मैं बोलूं कि नंबर आपको निकालना है, क्या निकालना है बेटा? नंबर। अगर आपको नंबर निकालना है तो सॉरी मोल निकालना है और नंबर दे रखा है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा मोल निकालने के लिए आपको नंबर अपॉन में Na से डिवाइड कर दीजिए, आपको तुरंत के तुरंत, या फिर Na से डिवाइड कर दिया 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया, आपको मोल निकल आएगा। क्या एकदम वैल्यू क्लियर समझ में आ रही कि नहीं? तो ये हो गया नंबर अपॉन में Na, मतलब 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट सीख पाए कि नहीं सीख पाए? मतलब सर हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है? सर पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आपको मोल निकालना है, सर मोल निकालना है, पहला कॉन्सेप्ट तो सीख करके आए कि नंबर आप दे दिया हो सर, नंबर वो कोई भी दे रखा हो, और अपॉन में किससे डिवाइड करेंगे? 6.02 इंटू 10⁻23, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मोल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? नंबर अपॉन में Na। नंबर अपॉन में क्या? Na। क्या ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नंबर अपॉन में Na, ये तो है। अगर कुछ एग्जांपल करना चाहें तो मैं एग्जांपल यहां से करके देख सकता हूं, एग्जांपल करके देख सकता हूं कि सर जैसे कि एग्जांपल में कौन आ गया? इसे मैंने बोला कि 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दे रखा है, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दे रखा है। बताइए इसके अंदर कितने मोल होंगे? सर एकदम सिंपल है, क्या करेंगे सर? हमको मोल ही तो निकालना है, इसके अंदर क्या निकालना है? मोल। तो ये क्या करना पड़ेगा? 12 इंटू 10⁻23 रखा मैंने और अपॉन में किससे डिवाइड किया? 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया, ये दोनों कट गए और 6 इंटू 2 कितना आ गया बेटा? 2 मोल आ गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? निकला कि नहीं निकला? कुछ दिमाग लगाना है क्या? नहीं लगाना है, जो है वही है। ठीक, दूसरा मैंने बोला, दूसरा एग्जांपल ले लिया सर, मैंने बोला कि सर 0.6 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ लिथियम दे रखा है, मोल निकालना है। सर कैसे निकालें? सर मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर मोल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, 0.6 और इंटू 10 क्या कर दें? 25, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे देखिए मोल का खेल है कि कैलकुलेशन का खेल है? अब आपको ये तो समझ में आ रहा है 0.6 दे रखा है तो ये लगभग 60 हो जाएगा, 2 पावर इधर ले आएंगे तो, और ये 23 से 23 कट जाएगा और ये कितना बच जाएगा? 10। सीधा आएगा कितना? कितने मोल आ गया? 10 मोल आया। निकला आंसर कि नहीं निकला? क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीख पाए? मोल के कैलकुलेशन का, मोल कैलकुलेट करने का पहला कॉन्सेप्ट सीख पाए। अच्छा दूसरी बात एक और है मोल कैलकुलेट करने का तरीका। कई बार नंबर देकर के मोल पूछ लेता है। 3 तरीके से मोल पूछा जाएगा। मोल का अगर कैलकुलेशन की बात करें हम बेटा, अगर मोल के कैलकुलेशन की बात करें, ठीक, तो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मोल तीन चीज से निकाला जाएगा। किससे किससे? सर एक तो नंबर देकर के पूछा जाएगा, और एक किससे देकर के पूछा जाएगा? वेट, और एक किससे देकर के पूछा जाएगा? 3 वॉल्यूम से। बस यही 3 तरीके हैं जिससे हमको मोल निकालना है, नंबर से, वेट से और वॉल्यूम से। क्या बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हो? अब नंबर, वेट और वॉल्यूम ये 3 चीज हैं, तो हमने तो सबसे पहले किससे निकाल दिया? नंबर से मोल निकालना सीख लिया है। बराबर है कि नहीं बराबर? अब दूसरा चीज वेट से निकालते हैं। सर वेट से कैसे निकालेंगे? वेट से भी निकालने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको लेके चलता हूं शिमला, चलेंगे? ठंडी है, चलें शिमला? चलो बहुत बढ़िया, शिमला चलते हैं। अच्छा एक बात, कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे अभी तो खैर लखनऊ में ट्रेंड बदल गया, नहीं तो पहले लखनऊ से लोग जाते थे घर, तो जानते क्या लेके जाते थे? लखनऊ की बहुत फेमस चीज कुछ हुआ करती थी, किसी को पता है? रेवड़ी। लखनऊ से कोई जाता था रेवड़ी लेके जाता था, आगरा से जब कोई घर जाता था तो क्या लेके आता? पेठा। मथुरा से क्या लेके जाता था? पेड़े, मथुरा के पेड़े, है ना, बदायूं के लड्डू, ये सब चीजें बहुत फेमस है। उसी तरीके से जब शिमला जाओगे तो शिमला से कोई मिठाई नहीं खरीद के लेके आओगे, शिमला से क्या लेके आओगे? सेब। क्या लेके आओगे? सेब। सेब लेके आओगे कि नहीं? अरे सेब ही तो लेके आओगे, एप्पल लेके आओगे कि नहीं? अब एक बार बताओ, जैसे अभी सेब खरीदने जाते होगे कभी, तो हमेशा किलो से तो खरीदते होगे, लेकिन जब शिमला से लेके आओगे तो 1 किलो सेब तो पैक करा के लाओगे नहीं? कितना? लगभग 1 पेटी तो लेके आओगे। कितना लेके आओगे? 1 पेटी। अगर मान लो 1 पेटी सेब हम आपसे बोले, देखो बहुत अच्छा सा रेफरेंस वेट है, ये रेफरेंस है, जब तक फील नहीं कर पाओगे तब तक सीख नहीं पाओगे। ठीक, ये हम शिमला से सेब खरीद के लेके आए, कितना? 1 पेटी। अब 1 पेटी सेब मान लो खरीद के लेके आए बेटा, अब 1 पेटी सेब है हमारे पास, 1 पेटी सेब है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 पेटी सेब है। मैंने कहा जो 1 पेटी सेब है, उस सेब का वजन जो था वो कितना था? 20 केजी था। 20 केजी, 20 केजी, ठीक है। 20 केजी का मतलब समझ रहे हो? केजी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? किलोग्राम। अच्छा एक बात मैं आप लोग को बार बार सिखाता हूं, 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलो का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, 1000 होता है। 1000 ग्राम ना कह देना,
अगर किलोग्राम दे रखा है तो मतलब 1000 ग्राम होगा, अगर किलोमीटर दे रखा है तो 1000 मीटर होगा, अगर 1000 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 1K सेंटीमीटर दे रखा है तो 1000 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि मेरे पास 2000 रुपए है, कितने रुपए? 2000, मतलब 2K रुपीज है, तो 2K रुपीज को मतलब 2000 बोलते हैं। जैसे अभी 2024 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा था ना 2K24, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इसका मतलब 1000 ही होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो कि हमारे पास में 20 किलोग्राम सेब खरीद के लेके आया, ठीक, 20 किलोग्राम सेब खरीद के लेके आया। मैंने बोला कि जब मैं शिमला में सेब खरीद रहा था तो सारे सेब एक जैसे लिए थे हमने, सारे सेब एक जैसे, मतलब ना किसी का वजन ज्यादा ना किसी का वजन कम, एकदम एक जैसे, मतलब डिप्टो, सब एकदम कॉपी। तो क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मैंने एक चीज आपको बोल दिया है, एक चीज क्या बोल दिया है? रेफरेंस वेट बोल दिया। क्या बोल दिया है? रेफरेंस वेट बोल दिया। कितने का है? मान लीजिए हर सेब का वजन कितना है? 200 ग्राम। कितना है? मतलब 200 ग्राम का हर सेब है। बताइए इस एक पेटी में कितना सेब होगा? बताएं कितना सेब होगा? अगर हर सेब का वजन 200 ग्राम है और 20 किलो सेब लेके आया हूं तो कितने सेब होंगे? कैसे निकालोगे? 10 निकाल रहे हो? 100 निकल रहा है, तो कैसे पता होगा 100? आपको ये पता है कि सर 20 किलोग्राम मतलब 20,000 ग्राम, मतलब ये बात डिसाइडेड है कि जो ऊपर नीचे अगर ग्राम यूनिट लोगे तो ऊपर भी ग्राम ही लोगे, यही तो लोगे कि नहीं? और अपॉन में क्या किया सर? एक का वजन कितना था? 200, तो क्या ये 200 से 200 काट दिया, और ये 2 से ये 200 कटा तो कितना बचा? 100 बचा कि नहीं बचा? बोलो 100 बचा कि नहीं? बोलो बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर 100 बचा तो मैं ये बता सकता हूं इसके अंदर 100 ग्राम 100 सेब थे कि नहीं? 100 एप्पल है कि नहीं है? बोलो बता सकता हूं कि नहीं 100 एप्पल है? अरे बोलो सही कह रहा हूं, 100 एप्पल है। अगर ये 100 एप्पल है बेटा, आप एक बार बताओ, आप तो समझदार हो, मैं आपको ये बात मानता हूं कि हमने एक जब वेट लिया, हमने क्या लिया बेटा? हमने जब कोई वेट लिया, क्या लिया? वेट, है ना, वेट लिया और हमने उसको किससे डिवाइड किया? अच्छा, डिवाइड करने के लिए दूसरा वेट यहाँ पे रेफरेंस बता दिया था कि एक सेब का वजन 200 है। एक का अगर बता दो, जैसे मेरा वजन है, मैं मान लो 90 केजी का हूं, ठीक, 90 केजी का हूं, तो वो 90 क्या है? मेरे पेट में दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है क्या? ये यहाँ पेट में दिख रहा है 90, थोड़ा सा पेट बाहर निकला तो 90 दिख रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ 90 तो नहीं दिख रहा है। 90 क्या दिख रहा है? जब वजन करेंगे तो हमारा जो वेट आ रहा होगा वो किस तरीके का वेट होगा? सर 90 टाइम होगा मैं किसी 1 केजी का, ठीक, यही तो होगा कि नहीं? 1 केजी का मैं 90 टाइम, ये तो है रेफरेंस वेट, तो 1 है कि नहीं? तो यहां पे भी तो रेफरेंस वेट कुछ ना कुछ दिया गया है। बात को समझो, जब भी वेट दिया होगा उसके किसी रेफरेंस वेट से आप डिवाइड कर देंगे, उसी रेफरेंस वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बेटा? उसका कोई पर्टिकुलर यूनिट निकल आएगा। पर्टिकुलर यूनिट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बोलो सही बात कह रहा हूं? रेफरेंस वेट से डिवाइड कर दिए। मैं जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में, मान लीजिए मेरे पास में क्या है, 40 केला है, मैंने बोला 40 किलो केला है और हर एक केले का वजन 1 किलो है, तो बताइए कितने केला है? 40 ना, 1 किलो से डिवाइड कर दिया। मैं बोल सकता हूं अगर आपको मोल निकालना है और वेट से मोल निकालना है, किससे निकालना है? वेट से मोल निकालना है, ठीक, तो आपको जो वेट दे रखा है वो वेट रख दीजिए, और जिसका भी आप अगर मोल निकालना है तो उस पर्टिकुलर एटम या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या निकालना है हमको? मोलर मास। क्या रखना है बेटा? मोलर मास। क्या मोलर मास रेफरेंस मास होता है कि नहीं होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात बताऊं कि कार्बन का नाम सुना है? कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। अच्छा, ये आपको भी नहीं पता 12 ग्राम होता है कि 12 म्यू होता है? ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ मोल पढ़ा रहे हैं, बराबर है कि नहीं? 12 ग्राम होता है या 12 म्यू होता है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कार्बन का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। कार्बन का 12 होता है कि नहीं? अब अगर कार्बन का 12 होता है, एक बार बताओ, अगर मैंने बोला कि मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास 36 ग्राम कार्बन है, कितना है बेटा? 36 ग्राम कार्बन है। अगर 36 ग्राम कार्बन है, मैंने बोला कि 36 ग्राम कार्बन है, बताइए कितने मोल निकल के आएंगे? सर ये बात पता है, मोल इज इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन में मोलर मास होता है कि नहीं होता है? मोलर मास होता है कि नहीं होता है? मोलर मास होगा। अब मोलर मास होगा तो वेट कितना है बेटा? इसका वेट कितना दिया है? 36 ग्राम रेफरेंशियल दिया है कि नहीं? मतलब 36 ग्राम दे रखा है, और अपॉन में रेफरेंस मोलर मास आपको पता है कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। कितना होता है बेटा? 12 ग्राम। क्या 36 अपॉन में 12 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं? बताओ कितने मोल आ गया? 3 मोल। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? सर मोल निकालने का दूसरा तरीका जो हमने बताया है, क्या बताया मोल निकालने का दूसरा तरीका? सर दूसरा तरीका जो मैंने मोल निकालने का बताया, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट मोल। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 2 को क्या बोलते हैं बेटा? कि मोल कैसे निकाला जाता है वेट से, ठीक है?
मोल कैसे निकाला था वेट से, कैसे निकाला जा रहा है सर? दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे लिए यही है कि आपको अगर मोल कैलकुलेट करना है, मोल अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या देना हो चाहिए? वेट गिवन हो और अपॉन में क्या हो? मोलर मास हो। क्या हो? मोलर मास। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास में 196 ग्राम H2SO4 है। क्या है? 196 ग्राम क्या है बेटा? H2SO4 है। H2SO4 है। क्या इसका मोल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे मोल निकाल सकते हैं सर? मोल निकालने का तरीका क्या है सर? वेट गिवन कितना है? 196 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है? 98। कितना होता है? 98। कितना हो गया? 2 मोल। बराबर कि नहीं बराबर? सर मैंने बोला कि मेरे पास में एक एग्जांपल और लिया, मैंने बोला 64 ग्राम क्या है? 64 ग्राम मेरे पास क्या है? SO2 है। क्या है? 64 ग्राम SO2 है। मतलब इसमें टफ लग रहा है क्या आप लोग को? टफ तो नहीं लग रहा है ना? आसान है कि नहीं? मोल क्या है? आसान है एकदम। आपको कैलकुलेशन उंगलियों पे आनी चाहिए बस। ठीक, यहां पे मैंने क्या बोला? 64 ग्राम क्या? SO2। अगर इसका मोल कैलकुलेट करें तो मोल कैसे निकालेंगे बेटा? 64 अपॉन में कितना? 16 दूना 32। एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है कि नहीं? इसको कैलकुलेट किया था। एक ऑक्सीजन का 16, दूसरा ऑक्सीजन का भी 16, 16 16 32 और 32 32 64। तो 64 से 64 डिवाइड होगा, कितना बचा बेटा? 1 मोल। कितना बचा? 1 मोल। क्या आसान है कि नहीं? वेट से भी निकाल सकते हो कि नहीं? अरे तुम दुनिया का कुछ भी दे दो मुझे, तुम दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल मुझे दे दो, मैं तुरंत आंसर निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा सर? यहां पे फिर एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सर एग्जांपल ले ले क्या? मैंने बोला कि 98 ग्राम क्या है? S3PO4 है। क्या है? 98 ग्राम S3PO4 है। बताओ इसको कैसे निकालेंगे सर? मोल निकालना है, मोल निकालना है। सर वेट कितना दे रखा है? वेट कितना दे रखा है? 98 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना? सर S3PO4 का इत्तेफाक से मॉलिक्यूलर मास भी 98 होता है। कैसे सर? इसको भी निकालने का तरीका होता है ना, ये हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। सर ऐसे निकाला जाता है। एक हाइड्रोजन है तो एक होता है कितने? 3 और फास्फोरस का कितना होता है? 31। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 4 और ऑक्सीजन कितने हैं? मतलब एक 4 ऑक्सीजन और 16 64। ये कितना आएगा? 98 आएगा। देख लो आप आएगा कि नहीं आएगा सर? कंप्लीट 98 अपॉन में 98। बताओ कितना मोल आया? 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। क्या इसकी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? 98 अपॉन में 98 इज इक्वल टू 1 मोल। एकदम क्लियर है? अगर मैं आपसे कुछ भी और क्वेश्चन ले लूं, मैं एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास में 68 ग्राम क्या है? 68 ग्राम क्या है बेटा? अमोनिया। 68 ग्राम अमोनिया है। अगर 68 ग्राम अमोनिया है सर, मोल इसका निकालें, कैसे निकलेगा सर? मोल इज इक्वल टू 68 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? एक नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन मिला के 17, तो 14 3 17, तो 68 अपॉन में कितना हो गया? 17। कितना हो गया बेटा? 4 निकला। मोल निकालने कितने तरीके सीख लिए? 2। मोल निकालने कितने तरीके सीख लिए? 2। एक किससे निकालना सीखा? नंबर से। दूसरा किससे सीखा? एक नंबर से, दूसरा और मोल से नंबर निकालना तो सीख लिया था ना पहले ही, वो तो पहले ही कॉन्सेप्ट सीख लिया था। मोल से नंबर निकालना सीख लिया, नंबर से मोल निकालना सीख लिया और वेट से मोल निकालना सीख लिया। कॉन्सेप्ट दोनों दिमाग में बसे होने चाहिए। ठीक, इसका यूज अभी हम लोग करेंगे कि कैसे यूज होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। हमारे पास कैलकुलेशन नंबर 3, कैलकुलेशन नंबर 3 वॉल्यूम से कैसे निकलता है। अब वॉल्यूम से कैसे निकलता है ये बात समझो। वॉल्यूम से कैसे निकलता है इसको समझो। आइडियल गैस पढ़ा है? आइडियल गैस इक्वेशन पता है सबने? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? जो आइडियल हो आइडियल गैस, जो आइडियल हो आइडियल गैस ना, जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, मतलब ये सिंपल बात है। जो दिल्ली में रहता है वो प्रेसिडेंट, जो दिल्ली में रहता हो प्रधानमंत्री, जो विधानसभा में जाता हो वो मुख्यमंत्री, यही तो है। जो संसद भवन में रहता हो वो सांसद, यही तो। वहां तो साफ करने वाला भी जाता है, वो भी सांसद है। वहां चाय बनाने वाला भी जाता है, वो भी सांसद है। अरे यही है। पूछे राष्ट्रपति कौन है? बोले जो व्हाइट हाउस में रहता है। तो क्या व्हाइट हाउस में खाली राष्ट्रपति रहते हैं? ये तो कंडीशन नहीं है ना। बराबर समझो बात को, समझो कैसे समझना होता है बात को। अरे कुछ कॉन्सेप्ट है ना जो आपके एकदम बिल्कुल दिमाग में एकदम हिले रहते हैं। समझो बेटा, आइडियल गैस क्या होता है? हाँ आदर्श, पीवी इक्वल टू एनआईटी जो फॉलो करता है। हाँ बताओ बेटा, जिसका आईएमएफ 0 होता है बताओ। देखो ये फॉलो करना या ना करना ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। मतलब हम रोड पे जो है गाड़ी लेके निकले तो राजा, ऐसा नहीं है। हम घोड़े से चले तो राजा, ये सब थोड़ी फॉलो करने वाला होता है। जो राजा होगा वही राजा होगा, सिंपल। ऐसे ही वो गैस, सुनो ध्यान से, वो गैस जिनके अंदर जैसे गैस है ना, कोई भी
मान लो कोई भी एटम है, एटम कोई भी है, एटम के अंदर इंटरेक्शन होगा, एटम के अंदर दो इंटरेक्शन हुआ, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे बनता है कोई बॉडी? अगर एक एटम है, ये एटम है, बहुत सारे एटम आपस में इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी कैसी हो जाएगी? सॉलिड। बॉडी कैसी? सॉलिड। अगर थोड़ा सा कम हो गया तो, और अगर बिल्कुल कम हो गया तो, और जब इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाए तो आइडियल गैस। और जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, अभी थर्मोडायनेमिक्स आपने शुरू किया होगा तो आपको ये पता होगा, हर जगह यही लिखा मिलता है, दोज गैसेस आर कंसीडर्ड एज आइडियल गैस व्हिच हैव आईएमएफ 0, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो? 0 हो जाए। तो आइडियल गैस वो होता है जो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? 0 हो, और जिसके खुद का साइज क्या हो? नेग्लिजिबल। तो और अब ये बात अगर पता है तो आइडियल गैस अगर होगा तो वो एक लॉ को फॉलो करता है जिसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, बताओ आइडियल गैस का फार्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस बताओ फार्मूला क्या होता है बेटा? आइडियल गैस का फार्मूला क्या होगा? पीवी इज इक्वल टू क्या होगा? एनआरटी। यही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है कि नहीं? बोलो बात बराबर है कि नहीं बराबर है? अब यहां पे P क्या है? P इज रिप्रेजेंट व्हाट? P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्रेशर को। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को। और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम को। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस कांस्टेंट को ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कर रहा है ना। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? और T किसको कर रहा है? टेम्परेचर को। क्या ये बात एकदम समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? टेम्परेचर को। सर मैं N इज इक्वल टू चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? PV अपॉन में RT। PV अपॉन में RT। क्या ये भी मोल निकालने का तरीका है? लेकिन बताओ वॉल्यूम से मोल कब निकाल सकते हो? वॉल्यूम से मोल कब निकाल सकते हो? कोई जरूरी थोड़ी है एसटीपी। वॉल्यूम से मोल सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन में निकाल सकते हो, यह फार्मूला लगा करके, मतलब एक ही कंडीशन में बेसिकली, जब वो गैस हो। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? आइडियल। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं आइडियल गैस। तो ये गैस होना चाहिए ना, कि लिक्विड पे भी लगा दोगे या सॉलिड पे लगा दोगे? अरे लिक्विड और सॉलिड पे तो नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास ये किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर किसके लिए बेटा? ओनली वैलिड फॉर गैस। और क्या सॉलिड के लिए लगा दोगे? ओनली वैलिड फॉर गैस। ये बात बराबर है कि नहीं? सर ओनली वैलिड फॉर गैस। अच्छा यहां पे जो है, यहां पे एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं एसटीपी कंडीशन। क्या होता है बेटा? एसटीपी कंडीशन। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर का मतलब कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर का मतलब कितना? 1 atm। अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें, ये वैल्यू पुट कर दे तो n इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू प्रेशर कितना? 1 atm। और यहाँ पे V का वैल्यू V, और R का वैल्यू कितना होता है? 0.082, और टेम्परेचर कितना? 273। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, n इज इक्वल टू V अपॉन में 22.4। क्या ये भी मोल कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि नहीं करता? तरीका होता है। ये कहां से आता है? वो यही से आता है। n इज इक्वल टू V अपॉन में 22.4 कहां से आता है? आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। और जब हम लोग एसटीपी कंडीशन रखें, सर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो था, जो वॉल्यूम से हम लोग मोल निकाल रहे थे, सर वो यही तो तरीका था कि या तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा हो, प्रेशर, वॉल्यूम और क्या दे रखा हो? टेम्परेचर, और या फिर क्या दे रखा हो? वॉल्यूम V अपॉन में 22.4। ये तब वैलिड होगा जब कंडीशन कैसी होगी? एसटीपी कंडीशन होगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तीनों बात समझ पा रहे हो कि नहीं? रफ कॉपी सब रखे हो कि नहीं रखे हो? ठीक। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है? हमारे पास एक क्वेश्चन है, 22.4 ml ऑफ H2O दे रखा है। इसका आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है। जल्दी से मोल निकालिए इसका। ठीक। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस है। कहां? 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी है। इस पे बेटा एसटीपी पे आपको इसका मोल निकालना है। निकालिए जल्दी से।
निकाल लिया सबने? निकल गया बेटा? चलो अगर निकल गया तो देखते हैं हम लोग। ठीक, बताएं इसको हम लोग शुरू करते हैं कैसे। यहां पे हमारे पास 22.4 ml है। इसको दिमाग में देखते ही हमारे दिमाग में एकदम दौड़ता है कि वॉल्यूम दे रखा है तो हम क्या करें, या तो सर पीबी अपॉन में आरटी लगा दे, अगर एसटीपी कंडीशन दे रखा है तो ये वी अपॉन में 22.4 लगा दे। ठीक, लेकिन आप एक बार देखो बेटा, एक बात देखो, ध्यान से समझना बात को। सर यहाँ पे क्या एसटीपी दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है, तो ये वैलिड है? नो सर। यहाँ पे क्या n इज इक्वल टू पी, वी इज इक्वल टू, मतलब n इज इक्वल टू क्या, ये n इज इक्वल टू था, पीबी अपॉन में आरटी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। वॉल्यूम देखते ही जो दोनों फार्मूला लगा, ये नहीं लगा सकते। क्यों? वाटर का कोई टेम्परेचर कंडीशन दे रखा है, कोई प्रेशर कंडीशन दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कुछ नहीं दे रखा है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में वो पाया जाता है उसी फॉर्म में तो पाया जाएगा। पानी रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? पानी, वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है? अरे ऑब्वियसली वाटर बोल रहा हूं तो वाटर है कि नहीं है भाई? H2O किस फॉर्म में पाएगा? लिक्विड। तो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, मतलब H2O रूम टेम्परेचर पे किसमें होता है? लिक्विड में। अगर ये लिक्विड में होता है तो आप तो समझदार हो बेटा। ठीक, H2O लिक्विड में होता है तो लिक्विड के लिए क्या ये फार्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं लगाएंगे, गैस के लिए लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सर हमको n इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। सॉलिड और लिक्विड के लिए वही लगाना पड़ता है। ये क्या लगाना पड़ता है? मॉलिक्यूलर वेट वाला। याद है कि नहीं याद है? अब सर मॉलिक्यूलर वेट लगाना, लेकिन दे रखा वॉल्यूम हमको चाहिए तो वेट ना। तो हमें सर एक तरीका और पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता है कि नहीं? बोलो। तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी और को मल्टीप्लाई कर दें क्या? अच्छा, वाटर की डेंसिटी पता है क्या? अंडरस्टूड होता है 1 ग्राम पर ml। कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो 1 ये और 22.4 ये ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो n इज इक्वल टू W अपॉन में कितना, मॉलिक्यूलर वेट अगर रखेंगे तो W कितना आया है? 22.4 और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 18। तो लगभग कितना आएगा बेटा? 1.24। यही आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या हो गया? 1.24 मोल हो गया। नेक्स्ट, अगर यहां पे देखें तो क्या ये वॉल्यूम दे रखा है और क्या ये गैस है? क्या एसटीपी पे है? सर सिंपल है, n इज इक्वल टू क्या? v अपॉन में 5.6। n इज इक्वल टू v अपॉन में 5.6 सर, हाँ सॉरी 22.4। हाँ बेटा, v अपॉन में 22.4 हो गया। तो n इज इक्वल टू v कितना है? 5.6 और अपॉन में कितना है? 22.4 है। बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना निकलेगा? 1/4। हाँ बेटा, ये लीटर में है ना, ये लीटर में है। तो यहां पे लिया किसमें हमने? 22. ये 5.6 भी तो लीटर में ही है, क्योंकि यहां जो हमने लिया है क्वेश्चन में, यहां पे n इज इक्वल टू v अपॉन में 22. तो ये किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। बराबर है? ये अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो भी पूछ लेना करके बाहर हमसे कि क्या चीजें डिस्कस तुम्हारे, मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है, ये ml वाला, ये हम जब यूनिट कन्वर्जन सिखाएंगे तब सिखा देंगे कैसे यूनिट कन्वर्जन किया जाता है। बराबर है बात कि नहीं बराबर है? और ऑनलाइन वाले जो हैं वो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, है ना? हाँ, नेक्स्ट और क्या पूछना है? ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखो, मैं लखनऊ सेंटर पे एक चीज बात बताओ, ये चौराहा देखा है? हजरतगंज चौराहा देखा कि नहीं? अगर हजरतगंज चौराहा की बात करें तो हजरतगंज चौराहा पे आने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। एक परिवर्तन चौक से आ सकते हो, एक निषादगंज से आ सकते हो, एक विधानसभा से आ सकते हो, और एक कहां जा सकते हो? विधानसभा से वही 4 बाग से आते थे। एक इधर जा सकते हो, एक उधर जा सकते हो। अपार्टमेंट है, क्या नाम है उस अपार्टमेंट का? कसमंडा अपार्टमेंट की तरफ जा सकते हो, सिविल की तरफ, है ना? ये तो है कि नहीं? सेम उसी तरीके से एक मोल है। क्या है बेटा? मोल है। मोल अगर आपको दे रखा है, आपको मोल दे रखा है, तो मोल एक चौराहा है। मोल एक चौराहा है, इस चौराहे से होकर के सबको जाना है। ठीक, मैं निषादगंज से चला और यहां आ गया, आ सकता हूं कि नहीं? और यहां से चल के निषादगंज भी जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं? ये हो सकता है कि नहीं? मैं यहां से चला, मतलब 4 बाग से चला, निषाद हजरतगंज आ गया, और हजरतगंज से चला 4 बाग पहुंच गया। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? मैं
चला कहां से, ये किधर से आए होंगे, अब परिवर्तन चौक से, अब कह रहे कपूरथला से आए होंगे ये। और ये देखो इधर ये रास्ते हैं कि नहीं। एक बात बताओ बेटा, अगर आपको नंबर दे रखा हो, अगर आपको नंबर दे रखा हो तो क्या मोल निकाल सकते हो। अगर आपको वेट दे रखा हो तो क्या आप मोल निकाल सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा हो, लेकिन कंडीशन एसटीपी पे, ठीक है, कंडीशन क्या है, एसटीपी पे अगर दे रखा हो तो भी निकाल सकते हो कि नहीं। सर कैसे निकालेंगे, आप बताना जरा बेटा, समझदार हो, मानता हूं ये बात। नंबर से मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, बताओ क्या करना पड़ता था, डिवाइड बाई Na। तो क्या मैं डिवाइड कर दूं नंबर को, डिवाइड बाई Na, निकल जाएगा मोल, नहीं निकल जाएगा। और मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, इनटू में Na करना पड़ता था कि नहीं, बोलो यही तो है। अब अगर मैं आपसे बोलूं वेट से मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, वेट से अगर मोल निकालना है, किससे, वेट से अगर मोल निकालना है तो डिवाइड बाय किससे, मोलर मास से। किससे करना पड़ता था, मोलर मास से, ही तो करना पड़ता था कि नहीं, बोलो। और अगर मोल से वेट निकालना हो तो इनटू में क्या कर देंगे बेटा, मोलर मास कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोलो बराबर है कि नहीं। अगर वॉल्यूम से मोल निकालना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 22.4, ये कर सकते हैं कि नहीं। और अगर यहां से आप एक बार बताओ, अगर मोल से ये निकालना है तो इनटू में क्या कर देंगे, 22.4, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। एकदम क्लियर है सारी बात कि नहीं क्लियर है, एकदम सब क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यही 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ मोल के, ठीक। इसमें हम कई सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस 3 मोल के कैलकुलेशन बता दिए हैं, लेकिन उससे पहले मोल के क्वेश्चन तुमसे फंसेंगे कहां, कैसे होंगे, ये तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी होगी तुम्हारे साथ में, ठीक। अब तुम इसको समझना चाहो, अब क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे आ सकता है ये बता दो। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे मोल निकालने का, कि क्या दे रखा हो तो क्या निकाल सकते हैं, ये तो है कि नहीं। ये दे रखा हो तो ये निकाल सकते हैं। मैंने बोला, एक बात बताओ, मैंने बोला कि अगर आपके पास में 36 ग्राम कार्बन है, अगर मैंने बोला कि 36 ग्राम कार्बन है तो बताइए उसके अंदर टोटल एटम कितने हैं, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। सर 36, आप दिमाग में बिठाइए, एटम निकालना है ना सर, वेट दे रखा है, एटम निकालना है, मतलब वेट दे रखा है, नंबर निकालना है, बीच में मोल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मोल तक आओ। 36 ग्राम कार्बन है, बताओ कितने मोल निकलेगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 32, कितना होता है, सॉरी 12, 36 अपॉन में 12 कितना हो गया, 3, मोल कितना 3, और मोल से एटम निकालना है, क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई, 3 इंटू में Na कर दें, 3 इंटू में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3Na नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मैंने बोला कि एक गैस है SO2, एक गैस है SO2, ठीक है बहन, SO2 एक गैस है, SO2 गैस है, और SO2 गैस मान लीजिए हमने लिया 64 ग्राम, कितना है 64 ग्राम। मैंने बोला 64 ग्राम SO2 है, एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 64 ग्राम SO2 है, एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सर 64 ग्राम दिख रहा है कि नहीं, 64 ग्राम दिख रहा है कि नहीं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, खुद से सॉल्व करो। 64 ग्राम कार्बन दिखा, सर 64 ग्राम दिखते मेरे दिमाग में मोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मोल आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी है, इधर आ रहा है रिलेशन में। 64 ग्राम को इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, SO2 है ना, और SO2 का मोलर मास कितना होता है, कितना होता है, तो 64 अपॉन में कितना मोल निकला। और अगर एक मोल निकला है तो एसटीपी पे एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 इंटू में 22 पॉइंट, तो बताइए वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 करेगा। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बताइए 64 ग्राम के अंदर SO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये भी तो कर सकता हूं। तो 64 ग्राम अपॉन में 64 कितना मोल निकला, 1, कितना निकला, और इंटू में Na निकलेगा, तो 1 इंटू में Na कितना हुआ, Na ही हुआ। तो मतलब 64 ग्राम SO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 हो सकते हैं। डन, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखेंगे हम। एक चीज और सीखते हैं बेटा, एक चीज और सीखते हैं। अगर मैं बताऊं इस क्लास में, मान हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO4 है, क्या है बेटा, H2SO4 है, एक ही तो है। अच्छा एक बार बताओ, मेरे पास कितने दांत हैं, हाथ हटा लो भाई ऐसे करके, हाँ एकदम आराम से सीधे बैठो, कितने दांत हैं, 32, 32 दांत है कि नहीं, 32 दांत है। चलो छोड़ो 32 दांत छोड़ो, हमारे पास किडनी कितनी है, आईफोन भी है मेरे पास, एक तुरंत एक हो गया, आईपैड भी है मेरे पास, मैं ऐसे फड़फड़ा रहा हूं मरने के लिए, डायलिसिस पे चल रहा हूं मैं, हाँ ठीक। तो मेरे पास कितने किडनी है, 2, अकेला मैं हूं, तो इस क्लास में किडनी बता सकते हो कि कितने किडनी है कि नहीं। मैंने बोला इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं,
बताओ कितनी किडनी होगी? पता पक्का? इसमें तो कैलकुलेशन नहीं है कि 2 एक कम 2 2 और 100 दूना 200, ऐसा तो नहीं कर रहे कैलकुलेशन, ऐसा तो कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे ना। नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि गोल्ड एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट लोग से भी हम देखे हैं, एमएससी मतलब मैथ में गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी हैं, उनसे कैलकुलेशन हुआ ना तो बोले भैया ऐसा ना 35 रुपया तुमको दिया तो 35 वो चला गया, तो 100 में से 35 चला गया, तो 100 में से 35 गया तो 99 98, अच्छा 15 दूना 30 ऐसे घटा रहे थे। ठीक, मैंने कहा प्रभु अब हो गया कैलकुलेशन, अब मतलब मैथ कितनी बेइज्जती ना कराओ कि गोल्ड मेडल लेकर के भी इतना बुरा बेइज्जती कराना, तो ऐसा नहीं करना है। हमें ध्यान से एक बात समझो, खाली एक बच्चे का 2 किडनी है, तो इस क्लास में 100 बच्चे हैं तो कितने किडनी? अगर 1000 बच्चे हैं तो कितने किडनी? अगर 10 बच्चे हैं तो कितनी किडनी? 20। कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसी तरीके से अगर मैंने बोला कि ये एक H2SO4 है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम है? हाँ, 2 हाइड्रोजन के एटम है। सल्फर के इसमें कितने एटम है? 4। और ऑक्सीजन के? अच्छा 4 एटम है कि 2 मॉलिक्यूल है? 4 एटम की 2 मॉलिक्यूल। अच्छा तो एक बार बताओ प्रद्युमन सिंह, इस बात को बताएं जरा बेटा कि H2 जो है, H2 रिप्रेजेंट व्हाट? 1 एटम, 2 मॉलिक्यूल या 2 एटम? ये एक मॉलिक्यूल है कि 2 एटम है? आदर्श 1 मॉलिक्यूल, इट इज नॉट ए 2 एटम। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन नहीं है ये, नहीं है बेटा ये। अगर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिखना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और एक मॉलिक्यूल लिखना है तो H2 ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन तो ऐसे लिखना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो यहां पे जो H2 दिख रहा है वो एटम है कि मॉलिक्यूल? क्यों? यहां तो मॉलिक्यूल बता रहे हैं, यहां एटम बता रहे हैं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है, जैसे एनडी सर के अंदर कोई दूसरे एनडी सर नहीं हो सकते। बराबर समझ रहे हो बात की नहीं बराबर? ठीक, पर बोलते हैं ना कि इनके अंदर कोई दूसरा एनडी सर है तो वो भूत प्रेत हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो ध्यान से समझो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, मतलब वो बता देते हैं कि है ऐसा। जबकि स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन कहीं और अटैच होगा, एक हाइड्रोजन कहीं और अटैच होगा। बताओ इसके अंदर एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? हाँ कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन के मतलब सल्फर के कितने एटम और ऑक्सीजन के? अच्छा मैंने बोला 10 H2SO4 है, 10 H2SO4 मॉलिक्यूल। बताओ कितने हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन? सल्फर कितने? ऑक्सीजन कितने? 40 हो गया कि नहीं? कौन आवाज कर रहा है? कैमरा तो नहीं है? हाँ, अब एक बार बताओ, अगर मैंने बोला अगर 100 H2SO4 है, ध्यान से सुनना, अगर 100 H2SO4 है, कितने? 100 H2SO4 है, तो बताओ हाइड्रोजन कितने? हाँ हाइड्रोजन कितने? 200 हाइड्रोजन एटम हो गए कि नहीं? सल्फर कितने? 100। ऑक्सीजन कितने? 400। पक्का? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आओ देखो, खेल तो यहां शुरू होता है, खेल तो शुरू यहां होगा। मैंने बोला 196 ग्राम कार्बन है, 196 ग्राम H2SO4 है। क्या है? 196 ग्राम H2SO4 ले लिया, बराबर है कि नहीं? सर 196 ग्राम H2SO4 ले लिया, और पहला पॉइंट बताओ मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं? निकाल लोगे? मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं? निकाल लोगे? यस सर। और क्या है दूसरा? नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हैं? निकाल लोगे? नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हैं? निकाल लोगे? यस सर। तीसरा मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लोगे? सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये निकाल लोगे कि नहीं? और एक बात बताएं, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम कितने हैं? टोटल एटम कितने हैं बेटा? 5 के साथ 4 2 6 7। टोटल एटम को क्या बोलते हैं? किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर? ठीक, बताओ इसके अंदर मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा 196 ग्राम में? पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। H2SO4 का कितना होता है? 98 होता है। कितना? 98। अगर ये 98 होता है, आप एक बार बताओ बेटा, आप समझदार हो, एक बार बताओ, सिंपल बात बताना है, मोल निकालना है ना? मोल कैसे निकलेगा? सर मोल निकालना है, मोल कैसे निकलेगा? सर मोल इज इक्वल टू क्या? आपने अभी तो सिखाया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो सिखाया है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल निकला? 2 निकला कि नहीं निकला? और पूछा नंबर बताइए H2SO4 का,
तो अगर मोल निकल सकता तो नंबर नहीं निकल सकता, नंबर कैसे निकलेगा? हाँ, मोल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यही तो है कि नहीं है? अरे मैंने बोला कि इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, और मेरे पास ऐसे 3 क्लास है, तो बता टोटल बच्चे कितने हैं? 300 हुआ कि नहीं हुआ? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो यही तो है, नंबर कैसे निकलेगा बेटा? सर इसका नंबर निकालना है, नंबर, तो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर मोल इंटू में एन ए, ये तो करना पड़ता है कि नहीं? बताओ इसके अंदर कितना निकल के आएगा? 2 इंटू में एन ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, सही कह रहा हूं? 2 इंटू में एन ए निकला। अब बोला है मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल ऑफ 136 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन कितना? 136 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन का मोल कितना? पहले अगर मैं पूछूं, मैं बोलूं कि अगर 2 क्लास में, एक क्लास में 100 बच्चे बैठते, मैंने कहा 2 क्लास में कितने बच्चे? 200 हो जाएंगे कि नहीं? मैंने बोला कि 5 क्लास है, 5 क्लास है, बताओ कितनी किडनी होंगी 5 क्लास के अंदर हमारे? तो हमारे पास 5 ही क्लास तो है, तो 5 क्लास के अंदर बच्चे कितने? 500 ना, एक में 100 तो 5 में, और हर बच्चे की किडनी निकाल सकते हो कि नहीं? मतलब निकाल नहीं सकते हो, अरे काउंट कर सकते हो कि नहीं? तो 500 दूनी 1000, यही तो है। लेकिन आपने पहले बच्चा निकाला ना कितना, तो आप एक बार बताओ 196 ग्राम के अंदर H2SO4 के कितने मोल? कितने मोल? 2 मोल। कितने मोल? 2 मोल। 196 ग्राम H2SO4 में कितने मोल? 2 मोल। अगर 2 मोल है, और एक बात पता है कि एक के अंदर H2SO4 के अंदर कितने हैं? 2 है, तो 2 मोल के अंदर कितने होंगे? सर जितने मोल ऑफ H2SO4, मोल ऑफ H2SO4, और कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल बात है कि सर कितना हो गया? सर 2 इंटू में 2 ही निकला था ना, और कितने हाइड्रोजन? 2, तो कितने हो गया? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? सर अगर 4 मोल है तो इसका नंबर कितना होगा? 4 इंटू में एन ए। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉपी पेन निकालिए, एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व लिखिए हमारी तरफ से, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से लिखिए फटाफट। ये तो आप लोग लिखे होंगे, आग भी गया होगा आपको। मैं आपको एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं। नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? देखिए क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन हमारे पास में है कि हमारे पास है 126 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, 126 ग्राम ऑफ HNO3 है बेटा। क्या है? 126 ग्राम ऑफ HNO3 है। आपको क्या निकालना है? मोल ऑफ HNO3 निकालना है। क्या निकालना है? मोल ऑफ HNO3 निकालना है। मोल ऑफ HNO3 निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। और तीसरा क्या निकालना बेटा? मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल दीजिए, और फिर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल दीजिए। और फिर क्या निकालना बेटा? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दीजिए। नेक्स्ट, चलो मैं कर दे रहा हूं, ठीक है? हो गया? सर मोल ऑफ HNO3, सर एटॉमिक वेट HNO3 का कितना होता है? मोलर, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HNO3 का? 63, बराबर है कि नहीं? कितना होता है? 63, बराबर। अगर 63 होता है तो मोल ऑफ HNO3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सुनो ध्यान से। सर N इज इक्वल टू 126 अपॉन में कितना? 63, कितना आ गया? 2 मोल। कितना मोल आ गया? 2 मोल।
अगर नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल की बात करें तो नंबर कितना आएगा बेटा, नंबर सर 2 इंटू में बस Na, 2 इंटू में Na, यही तो है कि नहीं है। अच्छा सर अब मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछ रहा है ना, सर मोल ऑफ HNO3 लिख लें और उसके अंदर कितने एटम हैं, नाइट्रोजन का कितना एटम है 1, बताओ मोल कितना आया है 2, तो ये 2 होगा कि नहीं होगा। सर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा तो नंबर निकालने के लिए क्या पूछेगा सर 2 इंटू में Na, सीधा कर दूं बराबर कि नहीं। अच्छा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, ऑक्सीजन कितने बेटा, पहले जो मोल ऑफ HNO3, मोल ऑफ HNO3 और इंटू में कितने ऑक्सीजन 3, यही तो है। तो सर बताओ कितना हो गया, 2 इंटू में 3 कितना हो गया 6 बराबर। और यहां पे देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो कितना हो गया सर 6 इंटू में Na। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, कैलकुलेशन इतना बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। अब तुमसे पूछेगा क्या क्या और क्या चीज पूछ सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि CO2 का रिएक्शन कराना शुरू किया वो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एक मॉलिक्यूल पकड़ के कोई एग्जामिनर रिएक्शन कराता है वो तो कुछ अमाउंट मिलेगा ना, तो अमाउंट में तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सिखाता है। HNO3 के कितने ऑक्सीजन एटम होंगे वो तो एक कुछ मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा ना। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मेरे पास में क्या बेटा, मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है CO2 का, क्या है बेटा CO2 का मॉलिक्यूल है ना। अब CO2 का मॉलिक्यूल है और 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, बराबर है कि नहीं। और 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। बताओ ये एक मॉलिक्यूल है ना CO2 का, कितने मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल तो है, एक मॉलिक्यूल है CO2 का। बताओ एक मॉलिक्यूल CO2 में सिग्मा बॉन्ड कितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं 2, और पाई बॉन्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं 2। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई पड़ रहे हैं, प्रोटॉन कितने दिखाई पड़ रहे हैं, न्यूट्रॉन कितने दिखाई पड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना भी नहीं आता होगा, आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर 6, तो अगर मैं बोलूं 8 8 16 और 6 22, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने 8 8 16 और 6, और न्यूट्रॉन भी कितने 8 8 16 और 6। ये इत्तेफाक से कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते उतने न्यूट्रॉन होते, इत्तेफाक से होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है न्यूट्रल एटम में, बट न्यूट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने प्रोटॉन होगा न्यूट्रल एटम में, बट न्यूट्रॉन कितना होगा ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? अगर ये डिपेंड करता है तो एक बार देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर एक CO2 मॉलिक्यूल की ये स्थिति है तो मैं एक काम कर दूं, सर मेरे पास में 44 ग्राम CO2 ले लिया, कितना, या इस बार थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, कितना 88 ग्राम CO2 ले लिया, कितना ले लिया बेटा 88 ग्राम CO2 ले लिया। बुरा तो नहीं मानोगे, बताओ 88 ग्राम CO2 में मोल ऑफ CO2 कितना हुआ बेटा, मोल ऑफ CO2 कितना हुआ, मोल ऑफ CO2 कितना हुआ 2, बोलो नंबर ऑफ CO2 कितना हुआ, नंबर ऑफ CO2 कितना हुआ, और बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, एक CO2 के अंदर सिग्मा बॉन्ड 2 है, हमने इस बार 88 ग्राम में पूछा है, तो पहले नंबर निकालोगे ना, 88 ग्राम से मोल निकालोगे, मोल से नंबर निकालोगे, फिर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। तो बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता है, फिर बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता है कि नहीं पता है, सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी पता है, बराबर। फिर उसके बाद क्या पता है आपको, सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता है, तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब बता दो ना नंबर कितना है, एक बार सीख लो, बराबर है। सर कैसे निकालेंगे, ये लीजिए सर कैसे निकालेंगे, सर मोल ऑफ CO2 कितना, सर मोल निकालना है, वेट कितना दे रखा है 88 ग्राम, और ये अपॉन में क्या 44, ये कितना हो गया 2। सर नंबर ऑफ CO2 निकालना है ना, सर 2 इंटू में सीधा मल्टीप्लाई करो Na। बताओ इतना मॉलिक्यूल है 2Na मॉलिक्यूल है ना, 88 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल निकल रहा है। मैंने बोला 5 क्लास में कितने बच्चे, 5 क्लास में कितने बच्चे 500, 5 क्लास में कितने बच्चे, हर बच्चे का किडनी निकाल सकते हो, मतलब काउंट कर सकते हो, हर बच्चे का हाथ काउंट कर सकते हो, हर बच्चे का नाक काउंट कर सकते हो। बताओ 500 बच्चों के कितनी नाक और 500 बच्चों के कितनी आंख, हाँ कहते कोई चश्मा लगाया होगा सर 2000 भी हो सकता है ना। तो और बेटा चश्मे वाले लोगों की थोड़ी इज्जत किया करो, है ना, वो तुम्हें देखने के लिए अलग से पैसा लगा रखे हैं, पैसा नहीं खर्चा किया चश्मा खरीदा है भाई, तुम्हें देखने के लिए तो चश्मा खरीदा हमने कि तुम्हारी शक्ल साफ साफ दिखे हमें, ऐसा ही तो है।
अब कुछ लोग तो चश्मा इसलिए भी लगाते कि घर वालों को धोखा दे सके कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो गए, है ना? क्यों बेटा सौम्या, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? हाँ, हम भी इसीलिए लगाए थे, लेकिन वो ऐसा धोखा हो गया कि मेरी आंखें में धोखा हो गया। चलो खैर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए? तो अब इतने मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू में Na और इंटू में कितना बेटा, कितने सिग्मा? 2। और इसमें अच्छा सर आपने ये बात बताया 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, तो देखिए 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा हो गया, है ना? और ये दूसरा बॉन्ड हो गया तो पाई हो गया। अरे 2 सेम एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, तो इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा फिर दूसरा पाई है, इन दोनों के बीच में पहला सिग्मा और दूसरा पाई, तो पाई बॉन्ड भी कितने? 2 ना? तो हमको इतने मॉलिक्यूल के अंदर जितने होंगे बस उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर पहली चीज तो 22 इलेक्ट्रॉन इंटू में 2 इंटू में Na, 2 इंटू में Na हो गया, तो ये मतलब 44 Na हो गया कि नहीं? 44 Na, तो 44 Na इलेक्ट्रॉन और 44 Na प्रोटॉन और 44 Na बराबर। तुम भी कर सकते हो इसको कि नहीं कर सकते हो? ये स्लाइड आप लोग को देनी है ना? चाहिए? अच्छा, 10-10 रुपए चंदा जमा करवाओ तुम लोग। चलो खैर, हाँ वो निकालने लगे कि गल्ला लेके आइए आप, वो जो निकलते नहीं मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए, हाँ चंदा, मस्जिद तामीर और मंदिर को बनाना है, शिलान्यास होना है, तो ऐसा काम ना करो भाई। अच्छा सुनो, ये हो गया कि नहीं हो गया? बराबर है कि नहीं बराबर? समझ में आ गया ये? पक्का? हमारे पास लगभग मोल के सारे कैलकुलेशन हमें सीख लिए हमने, ठीक है? एक बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो मोल ऐसे करेगा, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं, कोई मोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बराबर एकदम सिंपल बात बता रहे हो। अगर किसी को लगता हो कि इससे कोई सिंपल तरीका तो हमें बता देना, ठीक? अब हमारे पास में जो आप बार बार ये लिख रहे हो ना, ये रेफरेंस वेट जो लिख रहे हो वो रेफरेंस वेट क्या है? बार बार बोल दे तो इसका 44, इसका 43, इसका 42, ठीक? देखो हमें दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बेटा? दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? सॉरी, एटॉमिक मास और देखो थ्योरी सिखानी है, एकदम कॉन्सेप्ट सीखना है, एकदम फटाफट कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखते हैं एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक? कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। बेटा आप कभी भी, आपको ये बात की क्लियरेंस हुई नहीं पाई होगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, ठीक? हमसे भी पढ़े होगे लेकिन भूल गए होगे, ठीक है? अब तक क्लियरेंस, जिसको क्लियरेंस होगा तो उसको क्लियरेंस होगा। मैं आपसे बोलूं कि बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? आदर्श कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 म्यू, mu वसीम कितना है बेटा? 12 mu, 12 ग्राम क्यों नहीं? कार्बन का 12, क्या 12? ये अभी लगाना शुरू किया mu और वो ग्राम, पहले नहीं लगाते थे। नाइट्रोजन का कितना लगाते थे? नाइट्रोजन का पूछते तो कितना बताते थे? कोई बोलते थे 14 mu बोलते थे क्या? नहीं बोलते थे, झूठ बोल रहे हो। अभी बोलना शुरू किया जब सर पूछ लेते हैं, अभी बोलना शुरू किया ना? नहीं बोलते थे बेटा। जब मैं पूछता हूं ना कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना, तो आप बोलते तो 12, मैं बोलता हूं नाइट्रोजन का तो 14, ऑक्सीजन का तो 16, कोई यूनिट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते यूनिट? निगेटिव मास होता है। मसला ये है कि आप जो बोलते हो और जो पूछता है और जो दिया होता है सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट होता है। सही बता रहा हूं। आप ये जब बोलते हो कि नाइट्रोजन का, मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास दे रखा है, 3 तरीके के मास होते हैं बेटा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। कहां से आया है, क्यों आया है? जैसे मैं बोला कि मेरा वजन 92 kg, कितना? 92 kg। अभी पूछ रहे होंगे सर अभी तो 90 बताए थे, वो 2 किलो कम किया था, बीच में जब 92 था तो बीच में 90 हो गया था, फिर 92 हो गया हूं, ठीक है? तो अगर मेरा वजन 92 kg है तो इसका मतलब क्या है कि हाउ मच आई एम 92, मतलब 92 टाइम ऑफ 1 kg, है ना? 92 टाइम ऑफ 1 kg, ठीक है? पक्की बात है। और तुम
अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा सोचना नहीं कि हाँ सर झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, तुम बाद में लाके प्रूफ दिखा सकते हो, ठीक है। 92 kg बराबर है, मतलब मैं 92 टाइम हूँ 1 kg का। उसी तरीके से जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास में एक चांद भाई बैठे हुए हमारे, ठीक, मैं बोलूं कि मैं चांद भाई का वजन मान लो 46 kg है, एम आई करेक्ट? हाँ, अंडर 40 करेक्ट है, 100 ग्राम फादिल हो गया, ठीक है। चलो खैर, मान लीजिए 46 kg है, तो अब मैं अगर चाहूं तो अपना वजन तो ये भी बोल सकता हूं कि मैं 92 kg ना बोल करके मैं बोलूं कि आई एम अ 2 अबू तालिब, आई एम अ 2 अबू तालिब बोल सकता हूं कि नहीं? 2 टाइम ऑफ अबू तालिब बोल सकता हूं कि नहीं? या तो मैं बोल सकता हूं 92 kg मतलब 92 टाइम ऑफ 1 kg, या मैं बोल सकता हूं क्या, आई एम अ 2 टाइम ऑफ अबू तालिब, ये बोल सकता हूं कि नहीं? क्यों? इस बार रेफरेंस बेट अबू तालिब हो गए, रेफरेंस बेट अबू तालिब हो गए। मान लो जैसे खुशी दीदी, ठीक, मान लो खुशी दीदी 32 किलो की है ना, तो मैं 32 टाइम ऑफ, मतलब 3 टाइम ऑफ खुशी हूं कि नहीं? मतलब हमारे अंदर 3 गुना खुशी है। यही तो है, अरे यही तो है बेटा, हाँ 3 इंटू खुशी, ठीक, तो रेफरेंस वेट खुशी है, बराबर है कि नहीं? वहां रेफरेंस वेट भाई चांद है, तो आप इस तरीके से कोई भी रेफरेंस वेट ले सकते हो। अब एक एटम जो होता है वो इतना बड़ा होता है क्या? अरे भैया दिखेगा नहीं, इतने में तो करोड़ों एटम आ जाएंगे, अरे इतने में करोड़ों आ जाएंगे कि नहीं? मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, जो दिख ही नहीं रहा हमको, और जो अभी तक दिखा भी नहीं, हम लोग एजम्पशन पे पढ़ रहे हैं एटम को, ठीक। अब उस एटम को तुम रेफरेंस वेट लेना चाहते हो, तो उसका रेफरेंस वेट केजी तो नहीं हो सकता, उसका केजी नहीं हो सकता, उसका कुछ और ही होगा। तो जैसे होता क्या है कि हमने इस क्लास में जब कंपेयर किया अपना भी, जब आप लोग से कंपेयर किया, तो मैं 2 टाइम अबू तालिब बोला मैं, या 3 टाइम कुछ बोला, या 4 टाइम कुछ बोला, यही तो बोला मैं। ऐसा तो नहीं बोला कि आई एम 0.15 टाइम ऑफ डायनासोर। डायनासोर तो दिमाग में नहीं है ना मेरे, नहीं आया डायनासोर, क्यों नहीं आया भाई? वो बात ही अलग है एकदम, वो बहुत बड़ा है। मैं 2 टाइम ऑफ हाथी तो नहीं बोला हूं, अरे ऐसा कुछ बोला हूं मैं? नहीं बोला हूं। क्यों नहीं बोला हूं? अरे वो बहुत हैवी है, उनसे मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब एटम की बात करेंगे ना, तो केजी बहुत बड़ा है उसके लिए, केजी बहुत बड़ा है उसके लिए। जब 1 मोल लेते हो कार्बन का, तब जाके 12 ग्राम आता है, और केजी तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो इतना छोटा है, तो इसका एक रेफरेंस वेट लिया गया। रेफरेंस वेट कितना लिया गया? कार्बन के एटम को ही, उसके पड़ोसी को ही, कार्बन के एक एटम को 12 पार्ट में काटा गया। कितने पार्ट में बेटा? 12 पार्ट में काटा गया, ठीक, 12 पार्ट में काटा गया, और उसी एक पार्ट को उठाया गया, बोला गया ये रेफरेंस वेट है, और इसी के गुना आएगा सब, इसी के गुना आएगा, ठीक। और उस रेफरेंस वेट का नाम दिया गया 1 mu। 1 mu कितना नाम दिया गया? 1 mu। और 1 mu का वैल्यू कितना होता है? 1 mu का वैल्यू कितना होता है बेटा? आपको 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, इतना छोटा वैल्यू होता है। या मैं इसको बोल सकता हूं 1 mu इक्वल टू क्या बोल सकता हूं? 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम भी बोल सकता हूं। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर। अब एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं, 1 mu की इतनी वैल्यू है। मैं जब आपसे बोलता हूं कि कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो आप बता देते हो 12। क्या बता देते हो? 12। क्या बता देते हो? 12। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पलट रहा हूं, मैंने बोला कार्बन के एक एटम का मास बताओ, कार्बन के एक एटम का मास बताओ, तो एक mu के 12 टाइम है कि नहीं हो? तो उसको क्या बोला? 12 mu। क्या बोला? और मैंने बोला कार्बन के एक मोल का मास बताओ, 12 ग्राम, बराबर है। और मैंने बोला कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो 12। क्यों यूनिट नहीं बोल रहा हूं मैं? हम जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब उसका यूनिट, जो यूनिट आएगा mu में, और अपॉन में 1 mu से हम लोग डिवाइड कर देते, तो mu से mu यूनिट कट जाता है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग करते हैं। मैं जब बोला कि कार्बन ऑक्सीजन है, ये क्या है बेटा? ये ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? तो सर रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16। मतलब ये 16 टाइम ऑफ 1 mu है। अगर मैंने बोला अच्छा 16, मैं बोला कि अगर एक एटम का पूछा है तो क्या बोल दोगे? सर 16 mu। क्या बोल देंगे?
क्योंकि फॉर 1 एटम, ये किसके लिए है? फॉर 1 एटम। और अगर मैं बोला कि फॉर 1 मोल बता दो बेटा, फॉर 1 मोल बता दो, तो 1 मोल के लिए कितना ले लोगे? 16 ग्राम। बताओ, अब मैं आपसे बोलूंगा, आप फटाफट आंसर देंगे, मुझे बात का यकीन है। मैंने बोला नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना भाई? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 14 बराबर। और नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना? 14 mu। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना? 14 mu। एटॉमिक मास कितना? 14। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना? 14 ग्राम। एक एटम मतलब mu, एक मोल मतलब ग्राम। और जब कुछ ना पूछे तो रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर है कि नहीं बराबर? अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, या मैं बोल सकता हूं एवरेज एटॉमिक मास होता है। बेसिकली वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, हमको रिलेटिव कर लेते हैं, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। कार्बन का 12 ग्राम क्या है? वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। कार्बन के सारे आइसोटोप्स का एवरेज दिया गया होता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्का ना? मैं बोला ये तो हो गया एटॉमिक मास। क्या मॉलिक्यूलर मास भी नहीं बोल सकते हम? मॉलिक्यूलर मास नहीं बोल सकते सर? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर। अच्छा, अभी ऑक्सीजन का लिख लियो। बताओ, थोड़ा सा और पूछ लूं क्या? फ्लोरीन। फ्लोरीन, अब मैं पूछ रहा हूं फ्लोरीन, तब देख रहे हो पीरियोडिक टेबल। अरे मुझ पे देखो, हमारे से भी निकल के बताएंगे, फ्लोरीन बता देंगे। फ्लोरीन का कितना होगा? 19। 19 क्या रिलेटिव एटॉमिक मास? एक एटम का बताओ, 19 का कितना? 1। 19 mu ना। और एक मोल का मास कितना? 19 ग्राम। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का कितना? 16। एक एटम का 16 mu। और एक मोल का? अच्छा, मोल के अंदर ही तुम मोल निकाल पाओगे? बराबर। पक्का बात सोच पाए कि नहीं सोच पाए? पक्की बात है। अब आ जाओ मॉलिक्यूल की बात। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अभी एटॉमिक मास हो गया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास। किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास की। बराबर है, मॉलिक्यूलर मास की। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं बेटा, मैंने बोला मेरे पास में अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। अमोनिया है ना सर? पहली चीज तो 3 चीज आनी चाहिए। अमोनिया का एटॉमिक मास कितना होता है सर? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कितना? उसको बोलते हैं कितना? 17। अच्छा, ये 17 कैसे पता होगा बेटा? याद होना चाहिए, अर्गन तक तो कम से कम याद होना चाहिए। बताओ, नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14। और एक हाइड्रोजन का 1, और 3 हाइड्रोजन का कितना? तो 14 3, तो ये हो गया 17। अब अगर मैं बोलूं इस बार फॉर 1 मॉलिक्यूल होगा कि फॉर 1 एटम? फॉर 1 मॉलिक्यूल। बताओ, फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना हो गया? 17 mu। ग्राम नहीं, 1 मॉलिक्यूल के लिए 17 mu। और अगर मैंने बोला फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल कितना आया? 17 ग्राम। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर। और जनरली हम लोग को याद क्या करना होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास ही याद करना होता है बात। अब ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं होगा ना, इसका तो हम लोग क्या बोलेंगे? राम बोलेंगे कि आरएमएम बोलेंगे? आरएमएम बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। बराबर है बात कि नहीं? अब तुमको कुछ भी दे दे सर, H2SO4 दे दिया। क्या दे दिया? H2SO4। अगर तुमको नहीं पता तो ये तो पता है ना, छोटे छोटे का हाइड्रोजन का 1 × 2 2 हो गया, प्लस में 2 32, और प्लस में 16 × 4 64। कितना आया? 98 आया कि नहीं सर? 98 इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। अगर एक मॉलिक्यूल का पूछा गया तो 98 mu, और अगर एक मोल का पूछ लिया गया तो 98 ग्राम। बराबर है कि नहीं बराबर है? क्या एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तुरंत रिवाइज हो रहा है पूरा कि नहीं रिवाइज हो रहा है? एकदम बिल्कुल क्लियरेंस आ रही है कि नहीं क्लियरेंस आ रही है? तो ये हो गया एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। दूसरा टॉपिक खत्म हमारा। दूसरा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन सीख पाए? ये भी सीख पाए कि नहीं सीख पाए? तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था याद है? वॉल्यूम निकालना। अरे मोल के 3 कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर ये दूसरा टॉपिक पढ़ाया मैंने। दूसरा टॉपिक क्या बताया मैंने? मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, ये बता दिया। तीसरा टॉपिक था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। कौन सा टॉपिक था बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। लिखिए, चौथा टॉपिक लिखिए हमारे पास में, कौन सा आ रहा है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। ये तीसरा टॉपिक है हमारा, परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन पता है? हाई स्कूल 10th पास हुए कि नहीं पास हुए? 12th पास हुए कि नहीं पास हुए? सब पास हो गए ना बेटा? हर बार गर्दन ऐसे नहीं घुमाया जाता है ना। जब पास हुए तो यस ऐसे बोला था। और जवान लियो 5 ग्राम की खोपड़ी है 5 किलो का, ठीक है? जवान नहीं हिला सकती 5 ग्राम का, है ना? सुनो, ध्यान से सुनना। परसेंटेज आया कि नहीं आया कभी? याद है ना? पास होने के लिए मिनिमम कितना परसेंटेज चाहिए था? 33%। ये सबको याद है ना? अच्छा, नीट में कितना परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए? 137%।
परसेंट का मैक्सिमम वैल्यू 100 होता है गधे। हाँ चलो खैर सुनो, हाँ सुनो ध्यान से बात सुनो। हमारे पास परसेंटेज जैसे आप लोग का नंबर आता था, ठीक है आदर्श, जैसे आप लोग का हाई स्कूल जब 12th में रहोगे तो 500 नंबर का पेपर होता था कि नहीं। परसेंटेज का खेल मैं क्लास में दिखाता हूं, क्लास में, ठीक भाई। आफाक क्वेश्चन बताइए, ठीक। एक जींस खरीदने गए और जींस का दाम था 1200 रुपया, ठीक है ध्यान से सुनना। जींस का दाम था 1200 रुपया, बोला 30% उस पर डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, बताइए उसको कितना पैसा देना है। 940, अच्छा 840। आसिम भाई है, हाँ चले भाई। आदर्श बताए, हम जूता खरीदने गए, जूता था 4000 रुपए का, उसने बोला 40% का डिस्काउंट है। पीछे आदर्श पीछे, हाँ 2400 रुपए पक्का। अगर कभी तुमको ये सब ना आए ना, बहुत आसान तरीका बता देता हूं। कितना पैसा उसको देना है, कितने परसेंट देना है, 60% देना है ना। कितने परसेंट देना है, 60%। तो जितना देना है उतना निकल लो, कितना 4000 का था और 60% 624। डायरेक्ट ये तो ही है ना तरीका, बेहतर तरीका तो यही है, जितना देना है। जैसे भाई को भी क्या पूछा था, कितने 1200 का 30% डिस्काउंट था ना, देना कितना था 70% ना, 1200 और 70, 12 7 84, 840, ठीक। हम जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वो कैलकुलेट करके बताता रहता है और मैं ऐसे देखता हूं। वो देखा है तुम लोग थोड़ा ज्यादा एडवांस वर्जन में चले गए, एक थोड़ा और पीछे जाओ। शकल का बुम बुम देखा किसी ने, है शकल का बुम बुम में झुमरू रहता था ना, वो भी तो ऐसे किताब करता था, अल्लो तैयार, ऐसे तैयार, है ना। तो हाँ, तो वो मैं ऐसे देखता हूँ एक बार, ठीक है, और तुरंत तैयार हो जाता है वो। चलो खैर, शकल का बुम बुम। हाँ, तो परसेंटेज कंपोजिशन मान लो। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन में रिक्वायरमेंट हमेशा क्या होती है, ज्यादा। रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा और मिलता क्या है, कम। ये तो होता है। जैसे तुम हमेशा टेस्ट में तैयार करके आते हो कि इस बार 720 में 720 में लेके आएंगे, और कभी नहीं आया। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। रिक्वायरमेंट 720 की थी, तो हमेशा रिक्वायरमेंट ज्यादा और मिलेगा कम। ऐसे इशारे को समझ रहे हो कि नहीं। नीचे वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ऊपर आएगा हमेशा कम। और किस में निकालना है, परसेंटेज में ना, तो इंटू में 100, इंटू में 100 बराबर है कि नहीं बराबर है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आया। सर आपका 500 नंबर का पेपर हुआ था 12th में, आपका नंबर आया कितना, 300। कितना नंबर आया, 300। परसेंटेज निकालना है ना, लो ये 00 खत्म और ये कितना हो गया, बताओ 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन पास हो गए थे तुम। कुछ लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, इतना भी आ सकता है क्या। खैर देखो, अब इसको हम लोग क्या करने बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब आप एक बार समझिए, अगर कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वेट ऐसे भी कर सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट, क्या लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ एलिमेंट, और अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड। बड़ा वाला नीचे और छोटा ऊपर, ये तो होगा हमेशा, और इनटू में 100। ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सर परसेंटेज निकालना, मान लीजिए हमारे पास में क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दे रखा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर पूछा कि आप परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बताइए जरा, आप पूछा परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए जरा, आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताइए जरा। सब बता सकते हैं कि नहीं, बताओ। इसके अंदर कैल्शियम कितना, 1, कैल्शियम कितना 1, तो 1 का वेट कितना होगा 40, और इसका टोटल मास कितना 16 3 48 2 50 10 60 40 100। इत्तेफाक से इसका कितना रहा है 100, और इनटू में परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से कट गया, बताओ कितना परसेंटेज आया 40। कार्बन कितने, कार्बन 1 12, और इनटू में
एक ही है ना, इंटू में 100 अपॉन में कितना 100, तो ये भी कितना है, इत्तेफाक से कितना आया 12 आया। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितना 16, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 × 48 और टोटल कितना 100, और इंटू में 100 कट गया, बताओ कितना आया। क्या कुल मिलाकर के 100 है कि नहीं है, यही तो है परसेंटेज कंपोजिशन। एलिमेंट का मास कितना है और मास ऑफ कंपाउंड कितना है, बस यही करना था मुझे। बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम, और कहां पे, इन कहां, यूरिया। बताओ, बता सकते हो, लिखो जल्दी से, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कितना बेटा 46 पॉइंट, बोलो बेटा, निकला। सर इसका फार्मूला क्या है, NH2CO NH2, यही तो है, NH2CO NH2 हो गया। अब सर इसके अंदर बताइए आप, इसके अंदर एक चीज बताइए आप कि हमको एक चीज समझ में आ रहा है खाली, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, बराबर है कि नहीं बताओ, बराबर 60 हो गया। अब इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन बेटा 2, तो 14 दूना 28, और 28 अपॉन में 60, और इंटू में कितना 100, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, ये कट गया, और ये 6 चौका 24, और 4 बचेगा, तो 6 36, और लगभग कितना आएगा, यही आ जाएगा ना, 4.6 आ रहा है ना ये, तो लगभग 46% आ जाएगा हमारा। क्या परसेंटेज निकालना आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं निकाला, कोई दिक्कत है इसके अंदर। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है बेटा, एक क्वेश्चन बनता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे। कभी देखा क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे, क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक, कुछ नहीं है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। देखना जानते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज कंपोजिशन का ही है बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिनिमम मोलर मास। अगर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिनिमम मोलर मास की बात करें हम लोग, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जैसे अभी हमने क्या निकाला था, परसेंटेज निकालना था किसी भी एलिमेंट का, तो कैसे निकाला था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाला था कि नहीं निकाला था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है ना, और अपॉन में क्या लिखा था, मास ऑफ एलिमेंट, ये तो लिखा था मास ऑफ एलिमेंट, और अपॉन में क्या लिखा था, मास ऑफ एलिमेंट, अपॉन में क्या लिखा था, मास ऑफ कंपाउंड, ये लिखा था कि नहीं, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ कंपाउंड, ये लिखा था। और इनटू में क्या लिखा था बेटा, इनटू में 100 लिखा था ना। इस बार क्या करना है, जितने एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था। जैसे अभी ऑक्सीजन था तो 3 से मल्टीप्लाई किया था कि कितने ऑक्सीजन है, और हमने बोला, हमने एक चीज सिंपल सा बोला, हमने कहा कोई इंसुलिन है, क्या बेटा इंसुलिन है, और इंसुलिन के अंदर सल्फर होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, बोला उसका इतना मॉलिक्यूलर मास है, तो बताइए उसके अंदर कितना होगा। अगर मुझे नहीं पता है कि इंसुलिन के अंदर सल्फर कितना है, मैं ये तो मान सकता हूं कि इंसुलिन के अंदर सल्फर होगा, एक तो होगा ही ना मिनिमम, तो मैं यहाँ पे हमेशा जो एन होता है ना, एन कितना मानना होता है हमको, एन इज इक्वल टू कितना मानना होता है 1, बराबर है, बस ये मिनिमम का केस हो जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन सेम, जैसे वही अभी कैल्शियम कार्बोनेट था ना,
कैल्शियम कार्बोनेट था, पूछता कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितना, मतलब बोला कि मॉलिक्यूलर मास 100% है, बताइए कैल्शियम का ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। सर मुझे नहीं पता, ऑक्सीजन है ना तो उसका 16 हो गया, अपॉन में 100 कितना है 1 मान लेंगे, तो मिनिमम तो 16 होगा ही होगा, एक होगा तो 16 होगा ही होगा उसका। अगर तीनों एग्जैक्ट पता चल गया तो 48 हो गया, बराबर है कि नहीं बराबर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में टॉपिक है, और इसमें अगर चाहें तो कोई हम सारे एक दो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हमारे पास में। क्वेश्चंस हमारे पास में एक चलो एक क्वेश्चन जनरली एक उसका आता है, हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आता है, याद है हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन आता है, उसका 967200 उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दिया होता है, और उसमें पूछा होता है कि आयरन दे रखा है तो बताइए कितने मिनिमम आयरन के एटम होंगे, उसमें हो सकता है तुमसे एन भी पूछ ले, है ना। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखा है, एक बार चाहना तो प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 क्वेश्चन दे रखे, 3-4 क्वेश्चन ही जनरली आते हैं, इसी पे वैल्यू पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और इसके हम क्वेश्चंस में ऐड कर देंगे, जब क्यूआईक्यू कराएंगे तो उसमें 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे ताकि इसका क्वेश्चन हो जाए। और ये हमारे पास में परसेंटेज और परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। परसेंटेज और परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन खत्म हो गए। तो बेसिकली अगर देखा जाए हमारे पास में, तो हम लोग कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं आज? देखो हमारे पास आज जो हमने टॉपिक खत्म कर लिया बेटा, वो कौन कौन सा टॉपिक है? पहला तो हम कैलकुलेशन ऑफ मोल खत्म कर लिए हैं, दूसरा हमारे पास एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास खत्म हो गया है, तीसरा हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन खत्म हो गया है। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा रह गया कौन सा? इंपेरिकल फार्मूला और डेंसिटी वेपर डेंसिटी और स्टोइकियोमेट्री। तो मुझे लग रहा है आज के लेक्चर के लिए इतना रख देते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में कल हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कल पूरा ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। स्टोइकियोमेट्री के लिए मुझे एक लेक्चर एक्स्ट्रा चाहिए होगा, मतलब कल परसों, कल कौन सा दिन है? वेंसडे में ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत कर लेंगे। और थर्सडे को हम लोग पूरी स्टोइकियोमेट्री, मतलब 3 लेक्चर में इसको पूरा समाप्त कर लेंगे थर्सडे को, और फ्राइडे को हम लोग रिडॉक्स शुरू करेंगे। फ्राइडे को एक जनरली एक उसमें हो जाएगा लेक्चर में रिडॉक्स, ठीक है। और सैटरडे को हमारा बंद रहेगा, और शायद फ्राइडे को छुट्टी होगी, फ्राइडे को 26 जैन है, फ्राइडे को है ना, 26 जनवरी फ्राइडे को है, 26 जनवरी सैटरडे को है। चलिए, तो चलिए जो भी है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है।